नमस्कार। आज हम न्यायपालिका की दुनिया में उतर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया और काफी अहम फैसले को समझने के लिए। हाँ, ये मामला है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम साजिब रॉय। फैसला अभी हाल ही में आया है 9 सितंबर 2025 को। और हम जो भी बात करेंगे वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल। और हमारा मकसद है आज एक बहुत ही उलझे हुए लेकिन जरूरी सवाल को समझना। हाँ, जो अक्सर सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वालों के मन में रहता है। सही। सवाल ये कि भाई अगर कोई आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार है, मान लीजिए ओबीसी, एससी या एसटी, हाँ। और उसने उम्र सीमा या किसी और चीज में छूट ली है, हाँ। तो क्या वो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी की सीटों के लिए चुना जा सकता है? खासकर तब जब उसके नंबर जनरल कट ऑफ से ज्यादा हों लेकिन भर्ती के नियम ऐसा करने से रोकते हों। ये बड़ा पेचीदा सवाल है क्योंकि एक तरफ मेरिट है, दूसरी तरफ नियम। तो चलिए समझते हैं ये साजिब रॉय का मामला आखिर शुरू कहां से हुआ। हाँ, तो बात शुरू होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी से। अच्छा। एसएससी जो केंद्र सरकार के लिए बहुत सारी भर्तियां करती है। वही। तो एसएससी ने कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पदों के लिए एक भर्ती निकाली थी। इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ कई सारी फोर्सेस शामिल थीं। ठीक है। और इस भर्ती के लिए जो सामान्य आयु सीमा थी वो थी 18 से 23 साल। 1 अगस्त 2015 को आपकी उम्र इसके बीच होनी चाहिए। लेकिन जैसा होता है आरक्षित श्रेणियों के लिए उम्र में छूट थी, तो ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ये छूट 3 साल की थी। मतलब वो 26 साल तक अप्लाई कर सकते थे। अच्छा, तो यहां तक तो सब सामान्य लग रहा है। पेंच कहां फंसा? पेंच फंसा जब कुछ ओबीसी उम्मीदवार जो बाद में इस केस में याचिकाकर्ता बने, उन्होंने इस 3 साल की छूट का फायदा उठाया। फॉर्म भरा, परीक्षा दी। ठीक है। जब रिजल्ट आया तो एक अजीब सी स्थिति बन गई। इन उम्मीदवारों के नंबर अपनी ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ से तो कम रह गए, लेकिन अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा निकल गए। अच्छा, तो मतलब वो ओबीसी में तो सिलेक्ट नहीं हो रहे थे पर उनके नंबर जनरल वालों से ज्यादा थे। एग्जैक्टली। तो उन्होंने सोचा भाई जब नंबर ज्यादा हैं तो हमें जनरल कैटेगरी की सीट मिलनी चाहिए, मेरिट तो हमारी ज्यादा है ना। हाँ, लॉजिकल लगता है। इसी मांग के साथ वो पहुंच गए हाई कोर्ट। दलील सीधी थी, हमने भले ही ओबीसी कोटे में अप्लाई किया, उम्र में छूट भी ली, लेकिन फाइनल परीक्षा में हमारे नंबर जनरल कैटेगरी के आखिरी सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी ज्यादा हैं, तो हमें जनरल सीट पर नियुक्ति दो। और सरकार का क्या कहना था? सरकार इसके सख्त खिलाफ थी। केंद्र सरकार ने कहा नहीं, भर्ती के नियमों में और खासतौर पर एक ऑफिस मेमोरेंडम में ये साफ लिखा है। क्या लिखा है? कि अगर आपने उम्र जैसी कोई भी छूट ली है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आरक्षित कोटे में ही गिना जाएगा। आप अनारक्षित सीट पर दावा नहीं कर सकते, भले ही आपके नंबर कितने भी ज्यादा क्यों ना हो। ओहो, तो यहीं से टकराव शुरू हुआ, मेरिट बनाम नियम। बिल्कुल, ये थी वो शुरुआती लड़ाई। अब देखते हैं अदालतों ने इसे कैसे सुलझाया या उलझाया। तो पहले मामला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने क्या कहा? शुरुआत में हाई कोर्ट ने इन उम्मीदवारों का साथ दिया, उनके पक्ष में फैसला सुनाया। अच्छा, किस आधार पर? जी हाँ, हाई कोर्ट ने आधार बनाया सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने फैसले को, जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2010 का मामला। हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए, अगर कोई उम्मीदवार ज्यादा नंबर ला रहा है तो सिर्फ इसलिए उसे जनरल कैटेगरी में जाने से रोकना कि उसने उम्र में छूट ली थी, ये तो मेरिट के सिद्धांत के खिलाफ है और शायद समानता के अधिकार के भी। बिल्कुल। कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 जो कानून के सामने बराबरी की बात करता है, उसका भी उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो उम्र या फीस में छूट दी जाती है, हाँ, ये तो बस आरक्षण को प्रभावी बनाने का एक तरीका है। मतलब ताकि वो लोग भी मुकाबले में आ सकें। सही। इससे खुली प्रतियोगिता का जो समान अवसर है उस पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि मुख्य परीक्षा में तो इन लोगों ने जनरल वालों से भी ज्यादा नंबर पाए। हाँ, हाईकोर्ट का झुकाव साफ तौर पर मेरिट और बराबरी के सामान्य सिद्धांतों की तरफ था। उनका कहना था कि छूट बस एंट्री पॉइंट पर मदद है, फाइनल सिलेक्शन तो मेरिट पर होना चाहिए। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं। सरकार चुप बैठने वाली कहाँ थी? केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन मतलब पुनर्विचार याचिका दायर की। अच्छा, उसी हाईकोर्ट में?
हाँ, उसी हाई कोर्ट में। और इस बार सरकार एक तुर्प का इक्का लेकर आई, एक ऐसा दस्तावेज जिसने मामले का रुख मोड़ दिया। वो क्या था? वो था 1 जुलाई 1998 का एक ऑफिस मेमोरेंडम, शॉर्ट में कहें तो ओएम। और ये ओएम ही इस पूरे केस का क्या कहते हैं केंद्र बिंदु बन गया। 1998 का ओएम, इसमें ऐसा क्या खास था जो पहले फैसले में शायद नजरअंदाज हो गया था? इसमें बहुत साफ लिखा था, एकदम स्पष्ट, कि SC, ST या OBC के वो उम्मीदवार जो चयन के लिए तय उम्र सीमा या अनुभव या परीक्षा में बैठने के मौकों की संख्या, मतलब किसी भी मानक में अगर छूट लेते हैं, हाँ। तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ आरक्षित रिक्तियों के तहत ही माना जाएगा। उन्हें अनारक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने योग्य नहीं समझा जाएगा। डीम्ड अनअवेलेबल फॉर कंसिडरेशन अगेंस्ट अनरिजर्व्ड वैकेंसीज। सीधी बात, नो बकवास। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल सीधा नियम था, इसमें तो कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं लग रही है ना। बिल्कुल क्लियर कट रोक थी। तो जब सरकार ने ये ओएम हाई कोर्ट के सामने रखा रिव्यू पिटिशन में, तब तो कोर्ट को अपना फैसला बदलना चाहिए था। यही तो कहानी में ट्विस्ट है। हैरानी की बात है, लेकिन नहीं, हाई कोर्ट ने इस ओएम को देखने के बाद भी अपनी रिव्यू पिटिशन खारिज कर दी। वो अपने पहले वाले फैसले पर ही कायम रहे। कमाल है, मतलब ओएम के होते हुए भी। हाँ, शायद वो अब भी जितेंद्र कुमार सिंह वाले सिद्धांत को ज्यादा वजन दे रहे थे। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचना तय था। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट के सामने अब यही सबसे बड़ा सवाल था, क्या हाई कोर्ट ने गलती की? क्या 1998 की इस स्पेसिफिक ओएम के होते हुए जितेंद्र कुमार सिंह वाले सामान्य सिद्धांत को लागू करना सही था? क्या वो पुराना फैसला इस स्थिति पे फिट बैठता भी था या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? उन्होंने जितेंद्र कुमार सिंह केस को कैसे देखा? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यही किया। उन्होंने जितेंद्र कुमार सिंह वाले फैसले को बहुत बारीकी से परखा और कोर्ट ने क्या पाया? कोर्ट ने पाया कि वो फैसला हवा में नहीं दिया गया था। वो कोई यूनिवर्सल नियम नहीं बना रहा था। वो फैसला उत्तर प्रदेश के खास कानूनों पर आधारित था, जैसे कि 1994 का यूपी पब्लिक सर्विसेज एक्ट था और 25 मार्च 1994 का एक सरकारी निर्देश था, वो उन पर टिका था। अच्छा, मतलब उस केस के फैक्ट्स और नियम अलग थे। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा अंतर था। जितेंद्र कुमार सिंह केस में यूपी सरकार के उन नियमों और निर्देशों ने साफ साफ इजाजत दी थी। इजाजत दी थी किस चीज की? इसी बात की कि अगर आरक्षित उम्मीदवार उम्र या फीस में छूट लेने के बाद भी मेरिट में इतने ऊपर आ जाएं कि जनरल कैटेगरी में सीट पा सकें, तो उन्हें वहां चुना जा सकता है। कोई रोक नहीं थी। ओह, तो वहां नियम माइग्रेशन को अलाउ कर रहे थे। हाँ, उस संदर्भ में कोर्ट ने कहा था कि ये छूट बस आरक्षण की सहायता है, एड टू रिजर्वेशन है। मतलब ये उन्हें कंपटीशन में लाने में मदद करती है, लेकिन ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस में बाधा नहीं डालती। समझ गया। तो हमारे साजिब रॉय वाले केस में स्थिति एकदम उल्टी थी। एकदम, बिल्कुल विपरीत। यहाँ 1 जुलाई 1998 का ऑफिस मेमोरेंडम लागू था। ये केंद्र सरकार की भर्ती थी और ये ओएम बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ कह रहा था, छूट ली है तो जनरल सीट पर नहीं जा सकते। फर्क साफ है, एक जगह नियम इजाजत दे रहा था, दूसरी जगह रोक रहा था। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और पॉइंट नोट किया। क्या? कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाकर्ताओं ने, मतलब साजिब रॉय और बाकी लोगों ने, भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेते समय या उससे पहले कभी इस 1998 वाले ओएम को चैलेंज ही नहीं किया। हाँ, ये भी अहम बात है। उन्होंने प्रक्रिया में भाग लिया, उसके नियमों को माना, और जब वो अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी में पास नहीं हुए, तब वो जनरल कैटेगरी की मांग करने लगे, उस नियम को नजरअंदाज करते हुए जिसके तहत उन्होंने छूट ली थी। तो कोर्ट ने फिर इस पर भी कुछ कहा होगा कि अदालती फैसलों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब एक फैसले को दूसरे पर कैसे लागू करें। हाँ बिल्कुल, कोर्ट ने प्रीसिडेंट यानी न्यायिक मिसाल के सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी फैसले का जो रेशियो डिसिडेंडी होता है, मतलब वो मूल कानूनी तर्क जिस पर फैसला टिका होता है, हाँ, वो उस केस के खास तथ्यों और लागू कानूनों पर निर्भर करता है। आप उसे हर मिलती जुलती लगने वाली स्थिति पर आंख बंद करके नहीं लगा सकते। सही बात है। कोर्ट ने पुराने मशहूर केस जैसे क्विन बनाम लीथम का हवाला भी दिया। कहा कि हर केस अपने पैरों पर खड़ा होता है, तथ्यों में जरा सा भी फर्क नतीजे को पूरी तरह बदल सकता है।
आप किसी फैसले को उसके कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकालकर नहीं देख सकते। अच्छा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और केस भी बताए जहां ऐसी ही रोक थी और कोर्ट ने माइग्रेशन नहीं होने दिया? हाँ, कई सारे। कोर्ट ने अपने तर्क को मजबूत करने के लिए ऐसे कई फैसलों का जिक्र किया जहां नतीजा सरकार के पक्ष में गया था। एक बहुत महत्वपूर्ण केस था दीपा ईवी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें भी यही 1998 वाला ओएम ही मुद्दा था और कोर्ट ने साफ कहा था कि हाँ, इस ओएम के तहत छूट लेने वाले उम्मीदवार अनारक्षित सीट पर नहीं जा सकते। तो ये तो सीधा सपोर्ट था सरकार के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा गौरव प्रधान बनाम राजस्थान राज्य, नीरव कुमार मकवाना बनाम गुजरात लोक सेवा आयोग, दिल्ली सरकार बनाम प्रदीप कुमार, इन सब मामलों का निचोड़ यही था कि अगर भर्ती के नियम या ओएम साफ साफ रोक लगाते हैं तो फिर जितेंद्र कुमार सिंह वाला तर्क लागू नहीं होगा, क्योंकि खेल के नियम ही अलग है। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने भी तो अपनी तरफ से कुछ केस रखे होंगे, वो चुप तो नहीं बैठे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने भी अपनी दलीलें दी, कुछ मामलों का हवाला दिया, जैसे विकास संखला केस, सौरव यादव केस, अजीत कुमार पी, साधना सिंह डांगी। उनका मुख्य तर्क क्या था? उनका तर्क घूम फिर कर वहीं आ रहा था, मेरिट, कि अगर हम मेरिट में ऊपर हैं तो हमें सिर्फ छूट लेने की वजह से जनरल सीट से वंचित करना अनुच्छेद 14 समानता और अनुच्छेद 335 जो प्रशासन की दक्षता और SC/ST के दावों के बीच संतुलन की बात करता है, के खिलाफ है। वो कह रहे थे कि नियम अपनी जगह पर मेरिट सबसे ऊपर है। सुनने में तो ये भी दमदार लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस को कैसे देखा जो याचिकाकर्ताओं ने पेश किए थे? सुप्रीम कोर्ट ने उनका भी विश्लेषण किया और बताया कि वो इस साजिब रॉय वाले मामले से अलग क्यों है। जैसे विकास संखला वाला मामला, वो टीचर्स की भर्ती का था। उसमें टेट पासिंग मार्क्स में छूट दी गई थी, लेकिन जब फाइनल मेरिट बनी तो टेट के नंबरों का वेटेज सबके लिए बराबर था। मतलब पासिंग मार्क्स में छूट लेने से फाइनल सिलेक्शन में कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिला। अच्छा, तो वेटेज बराबर था? हाँ, और उस केस में जो पुराने सर्कुलर थे उनमें माइग्रेशन पर ऐसी कोई रोक नहीं थी जैसी यहाँ 1998 के ओएम में है। ठीक है। और सौरव यादव या साधना सिंह डांगी, वो मामले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण की जटिलताओं से जुड़े थे। सौरव यादव में तो कोर्ट ने खुद माना था कि वहां माइग्रेशन रोकने वाला कोई नियम था ही नहीं, तो वो यहाँ कैसे लागू होगा जहां नियम साफ मना कर रहा है। बाकी मामलों में भी या तो फैक्ट्स अलग थे या मुद्दा ही माइग्रेशन का नहीं था। मतलब कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ताओं के दिए उदाहरण यहाँ फिट नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि यहाँ वो 1998 का ओएम मौजूद था जो एक निर्णायक फर्क पैदा कर रहा था। समझ गया। तो इतने सारे तर्कों, पुराने फैसलों, नियमों के विश्लेषण के बाद सुप्रीम कोर्ट आखिर किस नतीजे पर पहुंचा? क्या उन्होंने कोई साफ सिद्धांत बनाया इस मुद्दे पर? हाँ, और मेरे ख्याल से यही इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही क्लियर प्रिंसिपल सेट किया है। उन्होंने कहा, क्या कहा? पहला और सबसे अहम पॉइंट, कोई रिजर्व्ड कैंडिडेट जिसने उम्र या फीस वगैरह में छूट ली है वो जनरल सीट पर जा सकता है या नहीं, ये पूरी तरह से उस भर्ती के नियमों या नोटिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। कोई एक यूनिवर्सल रूल नहीं है। ठीक है, सब कुछ नियमों पर निर्भर है। दूसरा पॉइंट, अगर नियमों में कोई रोक नहीं है तो फिर हाँ, ज्यादा नंबर लाने वाला रिजर्व्ड कैंडिडेट छूट लेने के बावजूद जनरल सीट पर माइग्रेट कर सकता है। तब मेरिट को प्राथमिकता मिलेगी, जैसा जितेंद्र कुमार सिंह में हुआ था। और तीसरा और इस केस के लिए सबसे जरूरी, अगर नियमों में जैसे यहाँ 1998 के ओएम में साफ साफ रोक लगाई गई है तो फिर छूट लेने वाला रिजर्व्ड कैंडिडेट जनरल सीट पर नहीं जा सकता, चाहे उसके नंबर कितने भी ज्यादा क्यों ना हो। नियम सबसे ऊपर माने जाएंगे। एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया कोर्ट ने। मतलब भर्ती का विज्ञापन और नियम ही बाइबल है एक तरह से। बिल्कुल, उनको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो फिर इस सिद्धांत के आधार पर साजिब रॉय और बाकी याचिकाकर्ताओं के केस में फाइनल फैसला क्या हुआ? इसी सिद्धांत को लागू करते हुए फैसला आया। कोर्ट ने देखा याचिकाकर्ताओं ने ओबीसी कोटे में उम्र की छूट ली थी। हाँ, ली थी। क्या 1998 का ओएम इस भर्ती पर लागू था? हाँ था। क्या वो ओएम ऐसे माइग्रेशन को रोकता था?
हाँ, बिल्कुल रोकता था। तो नतीजा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट ने जितेंद्र कुमार सिंह का हवाला देकर गलती की थी, वो यहाँ लागू नहीं होता था। और हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया गया। केंद्र सरकार की जो अपीलें थीं उन्हें स्वीकार कर लिया गया। साजिब रॉय और बाकी याचिकाकर्ता जिन्होंने उम्र में छूट ली थी, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना गया। उन्हें सिर्फ अपनी ओबीसी कैटेगरी में ही देखा जा सकता था, जहां वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए थे। तो ये पूरी कहानी है। इस पूरे विश्लेषण से हमारे सुनने वालों के लिए, खासकर जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उनके लिए टेक अवे क्या है, मुख्य सीख क्या है? सबसे बड़ी सीख और सीधी सी सीख ये है कि भर्ती प्रक्रिया के नियम सर्वोपरि हैं। नोटिफिकेशन, ऑफिस मेमोरेंडम, उनमें जो लिखा है वो पत्थर की लकीर है, खासकर अगर आपने उसे चैलेंज नहीं किया है। एक एक शब्द, एक एक क्लॉज मायने रखता है। बिल्कुल। ये मामला यही दिखाता है कि मेरिट या समानता जैसे बड़े सिद्धांत भी, अगर नियम कुछ और कहता है और वो नियम वैलिड है, चैलेंज नहीं हुआ है, तो वो नियम ही माना जाएगा। एक तरह से कहें तो खेल के नियम पहले तय होते हैं और फिर उन नियमों के अंदर ही मेरिट का खेल होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। नियम पहले आते हैं, योग्यता का निर्धारण उन नियमों के दायरे में होता है। अगर आपने नियम के तहत छूट ली और वही नियम कहता है कि छूट लेने पर आप जनरल सीट पर नहीं जा सकते, तो फिर आप सिर्फ ज्यादा नंबर दिखाकर उस नियम को तोड़ नहीं सकते। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये सवाल उठता है कि ये जो संतुलन है, मेरिट, आरक्षण या छूट जैसी सकारात्मक कार्रवाई और प्रशासनिक नियमों की बारीकियां, ये कैसे सदें? क्या ये हमेशा ठीक है कि किसी की योग्यता, उसका भविष्य नियमों के इतने फाइन प्रिंट पर टिक जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये बहस हमेशा चलती रहेगी कि नियमों की सख्ती और न्याय के बड़े सिद्धांतों में बैलेंस कहाँ होना चाहिए। फिलहाल ये फैसला तो नियमों की प्रधानता पर ही जोर देता है। इस पर आगे भी विचार होता रहेगा जरूर। बिल्कुल, एक अहम मुद्दा जिस पे सोचने की जरूरत है।